Hello and welcome to Smart Learning Valley and you are listening to Class 10th English audiobook. So friends, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी जानते हैं ताकि हम समझ सके कि एन फ्रैंक कौन थी और आखिर इनके डायरी में ऐसा क्या स्पेशल था कि इसे आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया। सो लेट्स गो। 12 जून 1942 एन फ्रैंक का 13th बर्थडे। इस दिन उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मिली थी। पता है कौन? उसकी डायरी। इस डायरी में वो अपने हर इमोशंस को लिखती थी, हर दिन की बातें। लेकिन यही वो डायरी थी जिसमें उसने ऐसी बातें लिखी थी जिससे खौफ, दर्द, अकेलापन और मौत का डर झलकता था। अब सोचने वाली बात यह है कि 13 से 14 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्या हो रहा था। तो मैं आपको बताती हूँ। एन फ्रैंक जर्मनी में रहती थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक यहूदी थी। और ये तो हम सबको पता है कि हिटलर के रूल में यहूदियों को जान से मार दिया जाता था। एन फ्रैंक के साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ। जब वो 16 साल की थी तो उसे कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर मार दिया गया। और इससे पहले तो एन फ्रैंक ने और भी तकलीफें देखी, जैसे कि पकड़े ना जाने के डर से एन फ्रैंक अपने फादर की ऑफिस बिल्डिंग में छिप कर रहती थी। और वहीं पे उसने इस डायरी में कुछ ऐसी बातें लिखी जिससे हमें उसके दर्द, तकलीफ और उस वक्त जर्मन में हो रहे अत्याचारों के बारे में पता चलता है। और खास करके ऐसे कई सीक्रेट्स भी इस डायरी से पता चले हैं जिससे बहुत लोग अनजान थे। इसीलिए एन फ्रैंक के फादर जो एक लौते सर्वाइवर थे, उन्हें जब ये डायरी मिली तो उन्होंने इस डायरी को पब्लिश करा दिया और इसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो आपको नहीं लगता कि एन फ्रैंक और उनकी ये डायरी बहुत ही यूनिक और स्पेशल है? अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो इस चैप्टर में जब एन फ्रैंक पहली बार डायरी लिखने वाली थी तो वो कैसा फील कर रही थी, क्या उनके इमोशंस थे, हम उनके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ इस चैप्टर में एक छोटा सा इंसिडेंट है जो उनकी डायरी से लिया गया है। तो अब देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. मुझ जैसे मनुष्य के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. न केवल इसीलिए कि मैंने कभी इससे पहले कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में ना तो मैं स्वयं और ना कोई व्यक्ति 13 साल की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि रखता है। ओह वेल, इट डजंट मैटर। ठीक है, इस बात का कोई महत्व नहीं। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मैं लिखना चाहती हूँ और मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता है अपनी दिल से बोझ हल्का करने का। Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. मनुष्य से अधिक सहनशीलता कागज में होती है। मैंने इस कथन के विषय में उन दिनों सोचा जबकि मैं थोड़ी उदासी अनुभव कर रही थी तथा अपने हाथों से अपनी ठोड़ी को पकड़े घर पे बैठी हुई थी, उदास, व्याकुल, निरुत्साहित, ये सोचते हुए कि क्या मुझे घर पर ठहरना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience. अंत में मैं घर पर रुक गई, जहाँ थी वहीं चिंतन करते हुए। हाँ, कागज में अधिक सहनशीलता होती है। And since I'm not planning to let anyone else read this stiff-bagged notebook grandly referred to as a diary,
क्योंकि मेरी योजना थी कि मैं इस सख्त जिल्द वाली किताब, जिसे लोग शान से डायरी कहते हैं, किसी दूसरे को पढ़ने ना दूं। Unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit difference. जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, तो शायद इससे रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ेगा। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने के लिए उत्साहित किया। मेरा कोई मित्र नहीं है। Let me put it more clearly. मैं इसे और स्पष्ट कर दूं। Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. क्योंकि कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्ष की लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। And I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. और मैं अकेली हूँ भी नहीं। मेरे पास स्नेही माता पिता तथा 16 वर्ष की एक बहन है और 30 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। I have a family, loving aunts and a good home. मेरा एक परिवार है, प्यार करने वाली मौसी, चाचियां हैं तथा एक अच्छा घर है। No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. नहीं, ऊपरी तौर पर मेरे पास सब कुछ है, अतिरिक्त एक सच्चे मित्र के। All I think about when I am with friends is having a good time. जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अलावा और कुछ नहीं सोच सकती हूँ। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. हम आत्मीय होते नहीं दिखते, शायद यही समस्या है। Maybe it's my fault that we don't confide in each other. हो सकता है कि ये मेरा दोष हो कि हम एक दूसरे को अपने भेद नहीं बता सकते। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. फिर भी ऐसी ही स्थिति है और दुर्भाग्यवश इसके परिवर्तन की संभावना नहीं है। This is why I have started the diary. इसीलिए मैंने डायरी आरंभ की है। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in the diary, the way most people would do. अपनी कल्पना में इस परीक्षित प्रतिबिंब को बढ़ाने के लिए मैं उस प्रकार तथ्यों को संक्षेप में लिखना नहीं चाहूंगी जैसा सामान्यत लोग करते हैं। But I want the diary to be my best friend, and I am going to call this friend Kitty. लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी डायरी मेरी सबसे अच्छी दोस्त बने। मैं इसे किटी कहकर पुकारूंगी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. यद्यपि किसी को भी यदि मैं धृष्टता पूर्वक फौरन कहना चाहूँ तो किटी को सुनाई गई कहानियों का एक भी शब्द समझ में नहीं आएगा। I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. इसलिए मैं ना चाहते हुए भी चाहूंगी कि अपने जीवन का संक्षिप्त चित्रण प्रदान कर दूं। My father, the most adorable father I have ever seen. मेरे पिता सबसे प्रिय पिता हैं। Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. उन्होंने मेरी माता से तब तक विवाह नहीं किया जब तक कि वह 36 वर्ष और माता 25 वर्ष की ना हो गई। My sister, Margot, was born in Frankfurt in Germany 1926. I was born on 12 June 1929. मेरी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में
जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हुआ और मेरा 12 जून 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4. मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही। My father emigrated to Holland in 1933. मेरे पिता 1933 में होलैंड में रहने चले गए। My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September. मेरी माता एडिथ होलैंडर फ्रैंक उनके साथ रहने के लिए सितंबर में गई। While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. जबकि मार्गोट और मैं अपनी दादी माँ के साथ रहने आचन चले गए। Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. मार्गोट दिसंबर में होलैंड चली गई तथा मैंने फरवरी में उसका अनुसरण किया जब मुझे उसके जन्म दिवस पर उपहार स्वरूप मेज पर रख दिया गया। I started right away at the Montessori Nursery School. मैंने जल्द ही मॉन्टेसरी स्कूल में नर्सरी से पढ़ाई आरंभ कर दी। I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. मैं 6 वर्ष की उम्र तक वहां रही जिस समय मैंने पहली कक्षा आरंभ की थी। In the 6th form, my teacher was Mrs. Kupiras, the headmistress. छठी कक्षा में मेरी अध्यापिका श्रीमती कुपिरस प्रधानाचार्य थी। At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. वर्ष के आखिर में हम दोनों ने जब एक दूसरे को हृदय विदारक विदाई दी तो दोनों की आंखों में आंसू थे। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. सन 1941 की गर्मियों में दादी माँ बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरे जन्मदिन पर छोटा सा समारोह किया गया। Grandma died in January 1942. जनवरी 1942 में दादी माँ का स्वर्गवास हो गया। No one knows how often I think of her and still love her. कोई नहीं जानता मैं उन्हें प्रायः कितना याद करती हूँ और उन्हें अभी भी प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for all other, and Grandma's candle was lit along with the rest. 1942 का ये जन्म दिवस पहले जन्म दिवस को मनाने की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से मनाया गया था। अन्य मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई थी। The 4 of us are still doing well. हम चारों अब तक बिल्कुल ठीक है। And that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. और इसके साथ मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ अपनी डायरी के प्रति सम्मानपूर्वक समर्पण पर। Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. प्यारी किटी, हमारी पूरी कक्षा डर की मारी बुरी तरह से कांप रही है। निसंदेह इसका कारण अगली मीटिंग है जिसमें अध्यापक ये फैसला लेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसको पिछली कक्षा में रोक लिया जाएगा। Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bet. आधी कक्षा शर्तें लगा रही हैं। GN तथा मैं अपने पीछे 2 लड़कों CN और जैक्स की मूर्खता पर हंस रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत को दांव पर लगा दिया है। From morning to night, it's, "You are going to pass." "No, I'm not.
Yes, you are. No, I'm not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. सुबह से रात तक यही सब चल रहा है. तुम पास हो रहे हो. नहीं, मैं नहीं. हाँ, तुम ही. नहीं, मैं नहीं हो पाऊंगा. यही सब चलता रहता है. यहाँ तक कि जी की प्रार्थना चुप रहने के लिए और मेरा क्रोध से चिल्लाना भी उन्हें शांत नहीं कर पाया. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. यदि तुम मुझसे पूछो तो कक्षा में इतने बेवकूफ है कि 1/4 विद्यार्थियों को इसी कक्षा में रोक लिया जाना चाहिए. लेकिन अध्यापक गण धरती पर ऐसे जीव हैं जिनके विषय में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. I'm not so worried about my girlfriends and myself. We'll make it. The only subject I'm not sure about is maths. मैं अपनी सहेलियों तथा अपने बारे में अधिक चिंतित नहीं हूँ. हम तो पास हो ही जाएंगे. एक ही विषय है जिसके बारे में मैं थोड़ी सी परेशान रहती हूँ. वह है गणित. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. जो भी हो, हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं. तब तक हम एक दूसरे को संयम नहीं खोने के लिए कहते रहेंगे. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. मेरी सभी शिक्षकों से अच्छी पटती है. कुल 9 अध्यापक हैं, उनमें से 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. Mr. Keesing, जो एक पुराने फैशन के गणित के शिक्षक है, वो युगों से लंबे अरसे से मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject a chatterbox. बहुत सी वार्निंग्स चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे अतिरिक्त घर का काम दे दिया. एक्स्ट्रा होमवर्क, एक प्रस्ताव जिसका विषय था एक बातूनी, a chatterbox. A chatterbox? What can you write about that? I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. एक बातूनी, a chatterbox? इसके बारे में तुम क्या लिख सकते हो? मैंने फैसला किया कि इसकी चिंता मैं बाद में करूंगी. मैंने विषय अपनी कॉपी में लिखा, कॉपी को बस्ते में डाला और चुप रहने का प्रयत्न किया. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस शाम बाकी होमवर्क खत्म करने के बाद मेरा ध्यान प्रस्ताव की ओर गया. पेन को चबाते हुए मैंने विषय के बारे में सोचना आरंभ किया. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. कोई भी यहाँ वहाँ की बेसिर पैर की बात कर तथा शब्दों में अधिक जगह छोड़कर खुला खुला लिखकर निबंध लिखने से अच्छा है कि मैं चतुरता से इस बात को बताऊं कि बोलना कितना आवश्यक है. I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. मैं सोचती रही. अचानक मुझे एक विचार आया. मैंने 3 पेजेस जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे लिखने को दिए थे लिखे और फिर संतुष्ट हो गई. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more.
and that there's not much you can do about inherited traits. मैंने तर्क किया कि बोलना विद्यार्थियों का एक विशेष गुण है और मैं पूरी कोशिश करूंगी इसे नियंत्रित करने की, पर मैं इस आदत को पूरी तरह से कभी नहीं सुधार पाऊंगी क्योंकि मेरी माँ मुझ जैसा ही बोलती है, अगर ज्यादा भी नहीं तो, और विरासत में मिले इस विशेष गुण के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. मिस्टर कीसिंग मेरे तर्कों पर खुलकर हंसे, पर जब मैं अगले पाठ के दौरान फिर बातें करने लगी तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने को दे दिया। इस बार शीर्षक था बातूनी जिसे सुधारा न जा सकता हो। I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. मैंने उसे भी लिख कर दे दिया और मिस्टर कीसिंग के पास 2 पाठों तक शिकायत करने के लिए कुछ न था, पर तीसरे पाठ के दौरान उनसे और सहा न गया। And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. And Frank, कक्षा में बात करने के अपराध की सजा के रूप में एक निबंध लिखो जिसका शीर्षक है मिस्ट्रेस बातूनी बोली क्वैक क्वैक। The class roared. I had to laugh too. Though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes, it was time to come up with something else, something original. पूरी कक्षा जोर जोर से खिलखिलाने लगी। मुझे भी हंसना पड़ा। यद्यपि बातूनी के विषय पर लिखने का मेरा कौशल समाप्त हो चुका था, अब कुछ मौलिक लिखने का समय आ गया था। My friend Sani, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. मेरी सहेली सैनी, जो कविता लिखने में अच्छी है, इस निबंध को आरंभ से अंत तक कविता में लिखने में मेरी सहायता करने का प्रस्ताव रखा। मैं खुशी से नाच उठी। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure the joke was on him. मिस्टर कीसिंग इस बेतुके विषय से मेरी मजाक उड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे। मैं सुनिश्चित करना चाहती थी कि ये मजाक उन्हीं के साथ हो। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. मैंने अपनी कविता खत्म किया और वो बहुत सुंदर बनी। यह एक बतख माँ, हंस पिता और 3 बतख के बच्चे के बारे में थी जिनको उसके पिता ने चोंच मार मार कर इसलिए मार दिया क्योंकि वह बहुत क्वैक क्वैक करती थी। Luckily, Mr. Keesing took the joke right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. सौभाग्यवश मिस्टर कीसिंग ने मजाक को सही रूप से लिया। उन्होंने अपनी टिप्पणी जोड़कर कविता कक्षा को सुनाई और अन्य कक्षा को भी सुनाई। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. तब से उन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दे दी है और कोई अतिरिक्त गृह कार्य होमवर्क भी नहीं मिलता। इसके विपरीत आज मिस्टर कीसिंग मजाक भी करने लगे हैं। Yours, Annie, तुम्हारी एनी।